नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने पांचवा जो बेहद ही महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया की दृष्टि से था T20 मैच अपनी इज्जत बचाने के लिए, वो भी जीत लिया है और 4-1 से जो सीरीज थी उसमें जो है जीत हासिल कर ली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि अंत में आते आते अर्शदीप, जिनकी मैं बार बार बात कर रहा था और जिनको संभावना के तौर पर देखा जा रहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, उन्होंने बेहद ही महत्वपूर्ण दो जो विकेट लिए। सबसे इंपॉर्टेंट विकेट जो मुझे लास्ट का लगा वो वेट का था। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि उन्होंने जिस तरह से लास्ट ओवर में जो उनकी खुद की लास्ट ओवर में जो उन्होंने बॉलिंग की वो बहुत ही एक्सीलेंट था। उन्होंने पहले ओवर से बहुत सबक लिया, मुझे लगता है पहले ओवर से सबक लेकर उन्होंने लास्ट ओवर में बहुत उसकी भरपाई की। और ये एक अच्छे बॉलर की निशानी है। शरीफ हमेशा से अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं, चाहे वो पंजाब किंग्स की बात हो, पंजाब किंग्स में भी जब बॉलिंग करते हैं, या फिर आईपीएल फ्रेंचाइजी में, या भारतीय टीम में भी जब वो होते हैं, तब भी जब एक दिवसीय मैचेस या T20 की बात करें खासकर, तो T20 में जिस तरह से बॉलिंग करते हैं तो उसमें वो लाजवाब रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रही जो प्लेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट जिन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया वो है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार मुंबई इंडियंस जो फ्रेंचाइजी है और वो उत्तराखंड के लिए खेलते हैं और उसके बाद ऋषभ पंत के सीनियर भी हैं। तो उन्होंने जो बॉलिंग में, मुझे जो लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि उनकी तरफ से जो 16वें ओवर में 17वें ओवर में 16वें या 17वें ओवर में जो जो दो बैक टू बैक विकेट लिए गए ना, वो हैट्रिक पर थे एक समय। वो उसने जो है पूरा मैच जो है भारत की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि भारत का स्कोर बहुत ही कम था। जिस हिसाब से 160 165 का स्कोर उस पिच के लिए बोल रहे थे कि एक बहुत ही लो मार्जिन स्कोर था, बस लड़ सकते हैं आप, लेकिन उसमें जिस तरह से भारतीय टीम ने बॉलिंग की और उसमें भी जो फास्टर बॉलर्स थे उनका जो योगदान था, उसमें मुकेश कुमार जो है वो भारतीय बॉलर जो फास्टर बॉलिंग थी उसकी अगुवाई कर रहे थे। अब मुकेश कुमार के बारे में सबसे पहले एक जाननी जरूरी है कि वो उत्तराखंड के लिए खेलते ही हैं, उसके बाद मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन में उनको बुलाया गया था, स्पेशली जब जो लास्ट सीजन बीता उसमें, जब मुंबई इंडियंस लगातार आईपीएल हार रही थी, आईपीएल के मैचेस, उनको बुलाया गया था डेथ ओवर में बॉलिंग के लिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस को डेथ ओवर की बॉलिंग से जूझ रही थी और कई मैचेस वो हार चुकी थी। और उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अब करें क्या, तो मुंबई इंडियंस ने उनको स्पेशली खोज कर निकाल कर अपनी टीम के लिए, फ्रेंचाइजी के लिए चुना। और वहां पर उन्होंने जिस तरह से आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए वापसी कराई, उसके बाद बैक टू बैक मुंबई इंडियंस ने मैच जीते, सेमीफाइनल में भी गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वो उनके लिए टर्निंग पॉइंट रहा। रोहित शर्मा उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस रहते हैं, बहुत ही ज्यादा, जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं, जिस तरह से वो उनका जो एक मेंटल स्टेटस है, और खासकर लास्ट ओवर में जो बॉलिंग करते हैं वो बहुत इंप्रेसिव है। जिस तरह की यॉर्कर डालते हैं, अगर बुमराह और शमी को छोड़ दिया जाए तो उस तरह की यॉर्कर बहुत ऐसे कम बॉलर हैं भारतीय टीम में जो कंटिन्यू डालते हैं। आप उनको देखिए, आपको लगेगा कि वो बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलर लगेंगे, जिस तरह से उनका हाव भाव है सब कुछ, लेकिन जब वो बॉल करते हैं तो वो लगातार यॉर्कर डालने की कोशिश करते हैं, वही उनकी ताकत है। चाहे वो पहले मैच से लेकर अंतिम मैच तक आप देख लीजिए, उनकी बॉलिंग आपको विकेट पर मत जाइए, क्योंकि वो ठीक उसी तरह से बॉलिंग कर रहे हैं जैसे कि बुमराह ने वर्ल्ड कप में किया। कई बार उनको नहीं विकेट मिले तो भी उन्होंने बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। तो उसी तरह से T20 में मुकेश कुमार ने पूरी सीरीज में बॉलिंग की, जो जो बहुत ही प्रेशर बना के बैटर्स पे रखा, और जिसके कारण विकेट बैटर्स ने दूसरे बॉलर्स को दिया, यानी दूसरे बॉलर्स को मदद की। जैसे कि बुमराह दबाव बनाते थे तो शमी को विकेट मिलता था, तो उसी तरह से ये दबाव बनाते थे तो अन्य बॉलर्स को विकेट मिलता था। अब ठीक आज की बात करते हैं, तो उसमें मुझे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये लगी कि जो जिस तरह की पिच थी, जो नमी थी, जिसका एक बहुत बड़ा योगदान कंट्रीब्यूशन रहा आज के मैच में। और जब बॉल पड़ रही थी, जब भारतीय टीम खेल रही थी, तो वो भी आप जब देखेंगे तो बॉल रुक रही थी मैदान पे, आगे नहीं बढ़ रही थी। तो वो एक बड़ा कारण भी रहा, नमी भी एक बड़ा कारण रहा, जिसके कारण फास्टर बॉलर्स को ऑस्ट्रेलिया की भी मदद मिली और भारतीय टीम के बॉलर्स को भी मदद मिली, लेकिन स्पिन बॉलर्स ने उसका भरपूर फायदा उठाया। खासकर बिश्नोई की बात कर लीजिए, जिस तरह से एन मौकों पर विकेट उन्होंने लिए। फिर उसके बाद बात कर लीजिए अक्षर पटेल की, बात कर लीजिए बॉलिंग जिस तरह से उन्होंने की बीच के ओवरों में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि फास्टर बॉलर ने उन जो स्पिन बॉलर्स था उसके साथ कॉम्बिनेशन बना के बॉलिंग डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी इन सब के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि इसमें इस T20 मैच की अगर बात करें तो जो मुझे लग रहा है जो भारतीय टीम के लिए रही वो रही श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर इससे पहले वाले मैच में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन इस मैच में खासकर बात करें अगर इस T20 की, तो उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई और उसके बूते भारतीय टीम ने 160 तक जो फाइट देने वाला जो स्कोर है वो किया। तो एक तरह से जो श्रेयस अय्यर को भी देखा जा रहा है कि वो भी T20 वर्ल्ड कप में रहेंगे, यानी जो भारतीय टीम का स्क्वाड धीरे धीरे तैयार हो रहा है, उसमें सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन 3, उसके बाद शुभमन गिल भी रहेंगे 4, और रोहित शर्मा आते हैं तो 5, तो वो तो रहेंगे ही। विराट कोहली को भी देखना होगा। ये वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात कर रहा हूँ जो धीरे धीरे तैयार हो रहा है। और उसके बाद देखिए साउथ अफ्रीका की सीरीज की बात हो रही है
कि साउथ अफ्रीका सीरीज में कौन जाएगा, कौन आगे किस तरह से करता है। तो मुझे लगता है कि जो साउथ अफ्रीका में जाने वाले उसमें हार्दिक पांड्या को अभी देखना होगा, हालांकि टीम अनाउंस हो चुकी है। मतलब जो नाम जिनका डाला गया है उसमें बहुत सारे प्लेयर हैं, जैसे कि मैं दीपक चहर की आज बहुत मिस कर रहा था। दीपक चहर एक ऑलराउंडर के तौर पे अगर देखा जाए तो वो हार्दिक पांड्या, दीपक चहर, उसके बाद रविंद्र जडेजा, उसके बाद ये 3 प्लेयर ऐसे हैं, ये तीनों प्लेयर T20 में फिट बैठते हैं। बैटिंग बॉलिंग तीनों कर सकते हैं और 4 ओवर जो होता है उसमें कर सकते हैं। अगर पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले में जिस तरह से बिश्नोई करते हैं, अगर बिश्नोई बैटिंग करते तो मुझे लगता है उनका दावा और भी मजबूत हो जाता वर्ल्ड कप खेलने की वाली जो स्क्वाड है उसके लिए खासकर। तो वहां जो 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 बॉलर बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं उनका दावा बेहद कमजोर हो रहा है, इसी कारण से शायद यही एक कारण रहा है। तो कुलदीप, अगर बात करें यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, ऐसे ऐसे बॉलर हैं भारतीय टीम के पास, लेकिन बैटिंग नहीं कर पाते हैं। इसका एक बड़ा नुकसान उन्हें खुद पर्सनली भी हो रहा है। अगर T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से देखा जाए तो सीरीज वो खेल सकते हैं जैसे यजुवेंद्र चहल खेलते हैं। फिर इन सब के अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये रही कि जो इस सीरीज में इस पूरे जो सीरीज में जो खोज रही वो है लेफ्ट हैंडर रिंकू सिंह की। वो लोअर ऑर्डर में उतर के जिस तरह से बैटिंग करते हैं, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो जरूर रहेंगे जिस तरह से वो खेलते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंडर में आपको जो भारतीय टीम में वो मिलेंगे ईशान किशन ऊपर में, फिर उसके बाद सीधा ईशान की बात करें अगर तो क्या बात करें रिंकू सिंह रहेंगे। तो ऊपर एक लेफ्ट हैंडर और लोअर क्रम में एक लेफ्ट हैंडर रहेगा। फिर उसके बाद अगर मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है, जो मिडिल ऑर्डर है भारतीय टीम का, वो जो सरप्राइज पैकेज रहेगा, जो मुझे लग रहा है ऐसा, तो वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा जो महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, उसमें यशस्वी जायसवाल कुछ कुछ मैचों में रहेंगे, सब मैचों में नहीं रहेंगे, क्योंकि शुभमन गिल वो उसी लहजे के बैटर है, उनसे बेहतरीन बैटर नजर आ रहे हैं, तो वो खेलेंगे, मुझे लगता है वर्ल्ड कप स्क्वाड में रहेंगे। साउथ अफ्रीका में दीपक चहर की मुझे बॉलिंग देखनी है, किस तरह से आप भी देखना चाहेंगे, क्योंकि दीपक चहर पे सबकी नजर होगी। 1 साल बाद वापसी की उन्होंने, दीपक चहर, यशस्वी जायसवाल। उसके बाद बात करें और जो प्लेयर्स हैं उनकी, जो अभी T20 खेल रहे हैं, तो उनमें से ज्यादातर प्लेयर खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी उसके बाद T20 में वहां पर रहेगी। रोहित शर्मा का स्टांस देखना होगा कि वो अगर रहते हैं तो कप्तानी करते हैं या नहीं करते हैं। फिर उसके बाद बात करें अफगानिस्तान की सीरीज है जो जनवरी में है, वहां पर रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव किस तरह से करते हैं। मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव ही जाएंगे। तो उनका कैसा रहता है, सूर्य कुमार यादव का पर्सनल अगर बात करें तो उन्होंने खुद का परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा रहा इस सीरीज में। एक दो ये लास्ट के 2 मैचेस को अगर छोड़ दिया जाए तो शुरू में जो उन्होंने एक इम्प्रेसिव और मोटिवेशनल जो स्कोर किया सीरीज शुरू मैच में बनाए थे, पहले मैच में वो बहुत इम्प्रेस उसने किया। और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने खासकर पहले मैच उनका धीमा रहा, उसके बाद दूसरे तीसरे में जिस तरह से वो खेले वो बहुत इंप्रेसिव रहा और सेंचुरी लगाए। तो मुझे लगता है वो बहुत ही मोटिवेट करने वाला रहा। और जिस तरह से विस्फोटक वो खेलते हैं, कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो धीरे धीरे टीम में जगह बना रहे हैं, और वो एक दिवसीय के लिए मुझे लगता है आगे चल के वो दावा करेंगे, क्योंकि उनमें बहुत पोटेंशियल है। और वो जिस तरह से खेलते हैं वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग लगते हैं, कोई आलतू फालतू शॉट नहीं खेलते। आलतू फालतू यानी कि जिस तरह से और प्लेयर्स खेलते हैं, जैसे एबी डिविलियर्स टाइप वाला जो शॉट होता है, जो T20 के लिए स्पेशलिस्ट जो खेलते हैं, उस तरह के शॉट नहीं खेलते। वो परंपरागत शॉट्स खेलते हैं, जो जैसे सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर या बड़े प्लेयर्स और होते थे जो पहले खेलते थे, उस तरह के शॉट्स खेलने वाले प्लेयर हैं, उसी में वो विस्फोटक खेलते हैं। तो वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। तो वो एक दिवसीय टीम में और मुझे लगता है टेस्ट में बहुत काम आने वाले हैं भारतीय टीम के, ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो देखते हैं। जितेश शर्मा का भी देखना होगा। जितेश शर्मा मुझे लगता है कि शायद ईशान किशन के कारण न खेल पाए T20 वर्ल्ड कप, लेकिन ये अच्छा है कि जो अभी आने वाली सीरीज है उसमें वो खेल सकते हैं, खासकर अफगानिस्तान की बात करें और भी जो होंगे उसके लिए। तो देखते रहिए क्या होता है। लेकिन भारतीय टीम के लिए कई प्लेयर्स हैं जो बड़ी खोज के रूप में सुभर के सामने आए हैं, और T20 वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है, और कुछ कमियां नजर जरूर आई हैं, उस कमियों पर काम जरूर होगा। खासकर मुझे एक चीज और भी जो दिखी, जो कमियां जिनकी मैंने चर्चा नहीं की, मुझे लगता है बॉलर के रूप में इस समय नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, तो उन्हें बॉलिंग पे ध्यान देने की जरूरत है। और वो आज विकेटलेस रहे। अब पहचानिए आप कि कौन है वो बॉलर जिनको विकेट नहीं मिला और जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो देखते रहिए।